हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बच्चों, जैसे कि अपन ने लास्ट सेशन में फाइनली नेशनलिज्म को खत्म किया, कंप्लीट किया कि नेशनलिज्म से रिलेटेड जितना अपने पास इंफॉर्मेशन थी वो सारी अपन ने समझी। उसमें अपन ने नेपोलियन की थ्योरी के बारे में जाना कि किस तरीके से नेपोलियन ने अपने सिविल कोड ऑफ कंडक्ट बताए, क्या क्या उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे, क्या उसने कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को इरेडिकेट किया या ठीक किया, किस तरीके से उसने वहां पर बेनिफिट लेके आया और क्या लोगों का रिएक्शन रहा नेपोलियन की तरफ। ठीक है, तो आज अपन जो बच्चे डिस्कस करने जा रहे हैं लिबरलिज्म। ठीक है, लिबरलिज्म जो बच्चों आपका वर्ड है उसको समझाने के लिए पहले आपको छोटी सी स्टार्टिंग में आपको बता दूं कि लिबरलिज्म जो वर्ड बना है वो आपका बना है दो वर्ड को मिला के, एक आपका लिबर्टी, एक आपका नेशनलिज्म। ठीक है, लिबर्टी का मतलब अपन सब जानते हैं कि फ्रीडम। ठीक है, नेशनलिज्म का मतलब अपन समझ चुके हैं कि फीलिंग फॉर आवर ओन कंट्री। ठीक है, अब जब आप इनको दोनों को मिलाते हैं, एक तो फ्रीडम, एक आपका फीलिंग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस। ठीक है, ऑफ फीलिंग फॉर आवर ओन कंट्री, मतलब अपनी कंट्री के टूवर्ड जो फीलिंग है उसकी फ्रीडम है मेरे पास कि मैं उसको एक्सप्रेस कर सकूं। यही बच्चों लिबरलिज्म बना। नेशनलिज्म को कैसे कन्वर्ट किया लिबरलिज्म में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इस पूरे लिबरलिज्म में बच्चों, इस पूरे लिबरलिज्म में क्या है, अपने को तीन तरह के पर्सपेक्टिव लेके चलने हैं। आपका सोशल पर्सपेक्टिव, आपका पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, लास्ट में आपका इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव। इन तीनों पर्सपेक्टिव को लेके चलेंगे अपन, उसी के थ्रू अपने को पूरा लिबरलिज्म समझ में आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा लेंथी नहीं है टॉपिक, लेकिन अपने को कवर करना जरूरी है। ठीक है, आपकी जो फर्स्ट लाइन है उसके अंदर वो क्लियरली लिखा हुआ है कि जिस तरीके से अर्ली 19th सेंचुरी में नेशनल यूनिटीज के जो आइडिया है, नेशनल यूनिटी का जो आइडिया है वो अच्छी तरीके से स्प्रेड होने लग गया था, लोगों को समझ में आ चुका था कि भैया आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म क्या होती है। बहुत बार बच्चों ध्यान रखना, ऐसा ही क्वेश्चन उठ के आ जाता है कि एक्सप्लेन द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। उसके अंदर आपको तीनों पर्सपेक्टिव बताने पड़ेंगे, आपका सोशल पर्सपेक्टिव, आपका पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव और आपका इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव। ठीक है, चलो बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं लिबरल नेशनलिज्म को। अब लिबरलिज्म में क्या हो गया, लिबरलिज्म में सबसे पहले अपन उठाते हैं सोशल पर्सपेक्टिव। लिबरलिज्म का मतलब आपको समझ में आ गया ना। अपन स्टार्ट करते हैं इसका सोशल पर्सपेक्टिव। सोशल पर्सपेक्टिव बच्चों वो हो गया जिस तरीके से अपन बोल सकते हैं फॉर एग्जांपल कि नेपोलियन बोनापार्टे ने उसके अंदर जितने भी सिविल कोड निकाले, तीन तरह के सिविल कोड निकाले, उन तीन तरह के सिविल कोड में से अगर मैं सोचूं कि कौन से ऐसे कोड हैं या कौन सा ऐसा बेनिफिट है जो सोशली हेल्प कर रहा है, लोगों को वेलफेयर कर रहा है, ठीक है, कौन सा होगा बच्चों? इक्वालिटी बिफोर लॉ, सबके सब बराबर है, कोई भी डाइवर्सिटी नहीं है सोशली, कि सबको, सबके सब लॉ के सामने इक्वल है, कोई भी सुपीरियर नहीं है, कोई भी इंफीरियर नहीं है। ठीक है, ये हो गया अपना इक्वालिटी बिफोर लॉ। दूसरा बच्चों कौन सा उसने हेल्प करा होगा, सोचो सोचो, सिविल कोड के अलावा जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से या जो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट तो आ ही नहीं सकते, सिर्फ अपने पास 6 पॉइंट है। उन 6 पॉइंट में और कौन सा पॉइंट अपन सोच सकते हैं कि वो सोशल पर्सपेक्टिव में आएगा? यस, सोशल पर्सपेक्टिव में आपका जो बर्थ प्रिविलेजेस थे वो भी हटा दिए थे, वो भी तो बच्चों सोशल पर्सपेक्टिव बना। सोशल पर्सपेक्टिव क्या होता है कि अपने पास सब बराबर है, एज सोसाइटी सब इक्वल है, किसी के पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। जो प्रिविलेजेस थे वो भी हटा दिए, बर्थ प्रिविलेजेस फॉर अबॉलिश्ड किया था ना, वो भी क्या है, एक तरह का सोशल पर्सपेक्टिव है। तो ये जो सारे पॉइंट है सोशल पर्सपेक्टिव, लाइक सोशली वो वहां पर लिबर्टी आ चुकी थी। क्या पॉलिटिकल वे में लिबर्टी आई थी वहां पे बच्चों? क्या इसका पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव देखें तो क्या वहां पर लिबरलिज्म जो है वो प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो पाया? यस, वहां पर भी हो पाया। कैसे हो पाया? पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव क्या हो जाएगा, सिंपल, आपके पास राइट होना चाहिए किस चीज का, वोटिंग राइट। ठीक है, अब पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए कि जो लिबरलिज्म का आइडिया था उसने यही बोला कि भैया अगर आपको गवर्नमेंट बनानी है या गवर्नमेंट को रन करना है तो लोगों की कंसेंट होना जरूरी है। वहां के जो सिटीजन है उस कंट्री की जहां पर आप गवर्नमेंट को इंस्टॉल कर रहे हो, सेटअप कर रहे हो, वहां के लोगों का कंसेंट मिलना जरूरी है बच्चों। तभी पॉलिटिकली आपके पास लिबरलिज्म अच्छे तरीके से होगा। अदरवाइज सिर्फ अपन नेशनलिज्म में रह जाएंगे, हाँ मेरे अंदर फीलिंग है मेरी कंट्री के लिए लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता।
बट अगर मुझे फ्रीडम दी जाए तो क्या पता मैं कुछ कर लूं। यही तो बच्चों लिबरलिज्म था, यही तो बोला पॉलिटिकली कि हाँ अगर आपको गवर्नमेंट सेटअप करनी है ना तो उसका कॉन्सेप्ट यही कि हम सब जितने भी सिटीजन हैं सबका कंसेंट होना चाहिए, मतलब राइट टू वोट सबको मिलना चाहिए। क्योंकि लिबरलिज्म का एक तरीके से मतलब क्या हो गया, ऑटोक्रेसी खत्म, 1% रूल खत्म, किंग्स रूल खत्म, हम बताएंगे क्या करना है, बिकॉज वी हैव दैट फ्रीडम। ठीक है, और धीरे 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 करके ऐसे करके कॉन्स्टिट्यूशन और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को भी इन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया, उसकी भी नीड जरूरत पैदा कर दी। आया बच्चों समझ, अच्छे से आया समझ में। पॉलिटिकल एंड सोशल ये अपन समझा। अभी अपन पॉलिटिकल के अंदर अपन एक और पॉइंट अपना उसको बोलते हैं राइट टू वोट, जो मैंने आपको बताया। राइट टू वोट को बच्चे दूसरा टर्म अगर मैं दूं, उसको दूसरा टर्म देते हैं अपन सफ्रेज, सफ्रेगेट मूवमेंट। याद है बच्चों आपने क्लास 8 में पढ़ा था सफ्रेगेट मूवमेंट, राइट टू वोट, वही वही सफ्रेज है बच्चों यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है देखो कि फ्रांस के अंदर यूनिवर्सल सफ्रेज जो है वो येट टू बिकम अ रियलिटी। इसका मतलब क्या है कि अभी तक भी फ्रांस के अंदर यूनिवर्सल सफ्रेज जो है वो नहीं है, यूनिवर्सल सफ्रेज वहां पर नहीं है। याद आ रहा है कुछ क्लास 9 में अपन ने पढ़ा था जब फ्रांस को फाइनली रिपब्लिक डिक्लेयर किया था, तब वहां पे सिर्फ मेन के पास राइट टू वोट था, क्या विमेन के पास राइट टू वोट था? नहीं था। इवन जब उन्होंने टेररिस्ट पे अटैक किया था, उन्होंने राइट टू वोट फॉर वुमेन की डिमांड कैंसिल कर दी थी, और दूसरा जो 25 साल की एज थी उसको 21 कर दिया, तीसरा 3 दिन की वेजेस को हटा दिया। लेकिन जो चौथा पॉइंट था कि सिर्फ प्रॉपर्टी ओन्ड मेन जो है सिर्फ वही वोट कर सकते हैं, उस पॉइंट के बारे में भी कोई डिस्कशन नहीं। ठीक है, तो अब रेवोल्यूशन के स्टार्टिंग में तो सिर्फ प्रॉपर्टी ओन मैन ही थे जो राइट टू वोट थे, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ता गया, जैकोबिन क्लब आए, उन्होंने सारे एडल्ट मेल्स को दिलाया। जब फाइनली रिपब्लिक बना, उससे पहले जब 25 साल की एज थी, उसके बाद जब फाइनली जब रिपब्लिक डिक्लेयर हुआ, तब वहां पर सारे एडल्ट मेल्स को राइट टू वोट दिया गया। इवन जो नेपोलियनिक कोड थे, ठीक है, उसको भी धीरे धीरे करके अच्छी तरीके से चेंज किया गया, और फाइनली नेपोलियन का जब रूल आया, मतलब ये मैंने बात करें नेपोलियन के रूल के पहले जब स्लेवरी को हटा दिया गया था ना, अबॉलिश हो चुकी थी स्लेवरी, है ना, लेकिन जब नेपोलियन आया था उसने तो वापस से आते क्या कर दिया, स्लेवरी को री इंट्रोड्यूस कर दिया, और विमेन को ऐसा ट्रीट किया जैसे कि वो माइनर है, और उनको कभी भी राइट टू वोट नहीं दिया जाएगा। और अगर उनके फैमिली में किसी को अथॉरिटी दी जाएगी राइट टू वोट की, या तो उसका फादर होगा या फिर उसका वो हस्बैंड होगा, तभी जाके विमेन को राइट टू वोट मिलेगा। तो बच्चों तुम बताओ कि क्या यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लिबरलिज्म स्प्रेड हुआ? नहीं हुआ ना। लेकिन जो वोटिंग राइट के लिए स्ट्रगल था विमेन का और नॉन प्रॉपर्टी मैन का, वो तो चलता रहा 19 एंड अर्ली 20th सेंचुरी तक, अपन जानते हैं। ठीक है, कौन से ईयर में फाइनली विमेन्स को राइट टू वोट मिला था? सोचो बच्चों, ये आपसे मेरे को जानना है जवाब। ठीक है, कि कौन से ईयर में राइट टू वोट फाइनली विमेन को मिला था? क्लास 9th में अपन ने पढ़ा है, मैं आपको इतना हिंट देता हूँ। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन में। ठीक है, तब तक उनका जो स्ट्रगल है वो कंटिन्यू रहा। आया बच्चों समझ में? ये था अपना लिबरलिज्म का पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। सोशल अपन ने देख लिया, इक्वालिटी बिफोर लॉ, अबॉलिशन ऑफ क्लरिकल प्रिविलेजेस, अबॉलिशन ऑफ ऑटोक्रेसी। ठीक है, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में देख लिया कि कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, दूसरा सफ्रेगेट मूवमेंट, यूनिवर्सल सफ्रेज। ठीक है, अब बच्चों अपने को देखना है इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। अब लिबरलाइजेशन इकोनॉमिक स्फीयर में किस तरीके से काम करेगा बच्चों, इस पूरे इकोनॉमिक स्फीयर को एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं आपको। ठीक है, आप मान के चलिए कि फॉर एग्जांपल आप अभी ये कोई स्टेट में डीलिंग कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेट्स से मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में आपका बिजनेस है और वेल सेटल्ड है, आप वहां पे अपनी आपकी इंडस्ट्री से काम कर रहे हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आपने वहां पे डीलिंग करी। ठीक है, आपका जो प्रोडक्शन है वो काफी हाई हो रहा है, काफी बढ़ रहा है, काफी बढ़ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब आपको अपना बिजनेस को एक्सपैंड करना है। आपने सोचा कि मैं मध्य प्रदेश की जगह पे अब अपने बिजनेस को गुजरात में भी एक्सपेंड करूं, अरुणाचल प्रदेश में भी एक्सपेंड करूं, हिमाचल प्रदेश में एक्सपेंड करूं, और नीचे तमिलनाडु की तरफ भी एक्सपेंड करूं।
ठीक है, अपन एक्सपेंड तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है और मेरे लिए सूटेबल क्लाइमेट, सूटेबल रिसोर्सेज सब अगर अवेलेबल है, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं एक्सपैंड करने में, अगर मेरे पास पैसा भी है तो। लेकिन बच्चों एक दिक्कत जो थी वहां पर, वो ये थी कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का डिफरेंट डिफरेंट करेंसी। एग्जाम्पल में डालता हूँ उसको। मध्य प्रदेश में आपने काम किया ना, मान के चलो कि मध्य प्रदेश की जो करेंसी है वहां पर आपका 1 रुपया इक्वल्स टू 1 रुपीज इक्वल्स टू 1 रुपी। ठीक है, 10,000 इज 10,000। लेकिन आपको अगर वो गुजरात में करना है, तो गुजरात में तो मध्य प्रदेश का जो 1 रुपया है वो गुजरात का सिर्फ 50 पैसा है, यानी आधा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है गुजरात में, तो जितना आपने फंड लगाया था महाराष्ट्र में, उसका डबल आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। आपके लिए तो नुकसान होगा बच्चों। मतलब मध्य प्रदेश में मेरा 1 करोड़ में अगर बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो मुझे गुजरात में 2 करोड़ करने पड़ेंगे। सेम अगर मैं तमिलनाडु में जाता हूँ, तो वहां पर तो मुझे मध्य प्रदेश का 1 रुपी है और तमिलनाडु का 1 रुपी इक्वल्स टू रुपी है। मतलब एक का दो हो रहा है वहां पे तमिलनाडु में मध्य प्रदेश की करेंसी का। तो वहां पर तो मेरे लिए फायदा हो गया, वहां पे मुझे 1 करोड़ की जगह पे 2 करोड़ मिल जाएंगे। 1 करोड़ का पैसा लेके जाऊंगा, जब मैं कन्वर्ट कराऊंगा तो 2 करोड़ हो जाएंगे। सेम अरुणाचल प्रदेश में, वहां पे 75 पैसा। सेम राजस्थान में, वहां पे 4 रुपए। सेम हिमाचल प्रदेश में, वहां पे 20 पैसा। ऐसे करके तो अगर हर स्टेट की अलग अलग करेंसी होती, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई होगी वहां पे। कैसे करेंगे लोग बिजनेस। और यही नहीं, चलो ठीक है, एक तरीके से मैं इसको एडजस्ट भी कर लूं, मान भी लूं कि ठीक है, कहीं पे मुझे ज्यादा मिल रहा है तो कहीं पे मुझे कम कर रहा है, मैं बैलेंस बैठ जाएगा। नीचे मुझे तमिलनाडु में 2 करोड़ मिल गए, ऊपर मुझे 50 लाख मिले, तो ऑल इन ऑल वो इक्वल मेरे लिए बैठ गया। लेकिन बच्चों ये तो था ही डिफरेंट करेंसीज। उसके अलावा जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट के बीच में आप डीलिंग कर रहे हो, जितने भी चेक पॉइंट्स आएंगे ना, हर चेक पॉइंट पे, हर ट्रेडिंग उस पे बैरियर लगा हुआ है। आपको कस्टम ड्यूटी एज अ टैक्स पे करके वहां से जाना है। अब सोचो, एक तो पहले अपनी करेंसी आधी हो रही है, मध्य प्रदेश से अगर मुझे गुजरात में आना है, तो मेरी करेंसी एक तो वैसी आधी हो गई, ऊपर से वहां तक आने के लिए मैं हर जगह पे, हर ट्रेड बैरियर्स पे टैक्स पे करता रहूंगा। तो मेरा जो 1 करोड़ है वैसे 50 लाख हो गया है, वो धीरे धीरे करके कितना हो जाएगा, 30-40 लाख। तो क्या मैं बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाहूंगा कहीं और? नहीं करना चाहूंगा ना। मुझे क्या चाहिए, फ्रीडम। मुझे क्या चाहिए, फ्रीडम। मुझे आजादी चाहिए कि मैं अपनी मर्जी से कहीं भी बिजनेस कर सकूं। यही बच्चों पॉइंट बना लिबरलिज्म इन इकोनॉमिक स्फीयर। ठीक है, जहां पर भी एक पूरा इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव इस तरीके से बना, यही नीड बनी कि हमको इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के अंदर भी लिबरलिज्म को लाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आपके सामने भी एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा हुआ है अपन ने, इसमें जर्मन का लिया हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, अब इसकी बात, ये तो अपनी थी प्रॉब्लम। अब आते हैं इसके सोल्यूशन पे। इसका सोल्यूशन बच्चों सिंपल सा यही है। क्या किया क्या किया लोगों ने वहां पे उस टाइम पे, एक कस्टम यूनियन फॉर्म कर दिया, जिसका नाम रखा जोलवरिंग। ध्यान से समझना बच्चों, उसका नाम क्या रखा, जोलवरिंग। उस जोलवरिंग का सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स डाल दिए गए, जो बहुत इजी हो गया, उससे इजीली बिजनेस लोग कर सकते थे। क्या चला रहा उसको बच्चों, हाथों हाथी 5 पॉइंट में याद कर लेना। पहला, 1834 में इसको लाया गया था। इसका दूसरा नाम जो है वो कस्टम यूनियन है। 1834 में फॉर्म हुआ था, दूसरा नाम इसका कस्टम यूनियन है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, इसको स्टार्ट किसने किया, प्रूशिया ने स्टार्ट किया, और साथ में कुछ जर्मन की स्टेट्स थी, उन्होंने भी प्रूशिया की हेल्प करी इसके अंदर। तीसरा, टैरिफ बैरियर्स जो थे, जो डिफरेंट डिफरेंट टैक्स पे करना पड़ रहा था, वो हटा दिया गया, कोई टैरिफ बैरियर्स नहीं है। और उसके अलावा और क्या कर दिया, नंबर ऑफ करेंसीज को रिड्यूस कर दिया फ्रॉम 30 टू 2। मतलब 30 टाइप्स ऑफ करेंसीज चल रही थी। सोचो बच्चों, कैसे कोई बिजनेस कर सकता है एक ही जगह पे 30 तरह की, 30 टाइप्स ऑफ करेंसीज का चलना, बहुत प्रॉब्लम थी। तो सारी की सारी करेंसीज को रिड्यूस कर दिया गया, और फाइनल कितनी करेंसी रखी गई, ओनली 2। बहुत अच्छा पॉइंट होगा। अब इसको देखते देखते क्या होगा, लोगों के मन में बढ़ जाएगी फ्रीडम कि मैं अपना बिजनेस इजीली कर सकता हूँ कहीं भी जाके। मुझे गुजरात में क्या, मुझे महाराष्ट्र में एक्सपेंड करना है, मुझे गोवा में एक्सपेंड करना है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। उस जाने की वजह से अब ट्रेड बैरियर्स में नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक रेलवे नेटवर्क जो है वो भी अच्छे से डेवलप होना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि लोगों का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अच्छा हो जाएगा।
आया बच्चों समझ में? ज़ोल्वरिन का कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्योंकि इसको क्या में ज़ोल्वरिन क्यों बनाया गया? लेकिन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में भी लिबरलिज्म को स्प्रेड किया जा सके, वहां पर भी लोगों को फ्रीडम दिला सके कि वो भी अपना बिजनेस जो है अच्छे से कर सकते हैं। कोई उनको डिफरेंट टाइप ऑफ करेंसी का सोचना नहीं है, ना तो उनको ये सोचना है कि बीच में कितने कस्टम ड्यूटीज या ट्रेड बैरियर्स हैं, सब चीजें हटा दी गई। ठीक है, इसी वजह से इकोनॉमिक नेशनलिज्म ने क्या कर दिया, पूरे नेशनल लेवल पे सेंटिमेंटल लोगों को इकट्ठा कर दिया, सेंटिमेंट जो है वो सारे जोड़ दिए और लोग जो है और यूनाइट हो गए। आया बच्चों समझ में? अच्छे से समझ में आया? ये था अपना पूरा लिबरलिज्म, जिसमें अपन ने तीनों के तीनों पर्सपेक्टिव के बारे में समझा, आपका सोशल, आपका पॉलिटिकल एंड आपका इकोनॉमिकल। ठीक है बच्चों, अच्छे से आपने इसको समझ लिया, इसके नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत है आपको तो आप जानते हैं कि आपको मुझसे कहाँ पूछना। तब तक के लिए आप घर पे रहें, सुरक्षित सुरक्षित रहें, बाहर ना निकले बच्चे। बाय बाय।